उत्तर प्रदेश में आज फिर अराजक सरकार का नमूना देखने को मिला है। यूपी में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद महापंचायत पर रोक के बावजूद मेरठ में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिस पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की गांव वालों से भिड़ंत हो गई। बताया यह जा रहा है कि एमएलए संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई पंचायत पर जब पुलिस ने नकेल कसने की कोशिश की तो गुस्साए गांव वालों ने मेरठ के डीएम, एसएसपी और कमिश्नर तक को घेरने का प्रयास किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ गाड़ियां वहां के हवाले कर दी गई। इसी दौरान पुलिस को गांव वालों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। मेरठ के सरधना में होने वाली इस महापंचायत में बड़े बुजुर्गों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। इसके बाद पुलिस ने किस तरह से सख्ती की है देखिए आप। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 5000 लोग यहां पर जमा हो गए थे। पुलिस ने फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, इसके बावजूद एक बड़ी चूक है ये घटना। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ये नाकामी नहीं है, खासतौर पर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए? और ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। रोक के बावजूद पंचायत आखिर कैसे, किसने इसकी इजाजत दी? और इस घटना पर क्या कुछ कहना है, सियासी हलकों से किस तरह के बयानात आए हैं वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है वो भी सुनिए। तोड़फोड़ हुई है और प्रशासन की और गाड़ियां हैं उनमें भी तोड़फोड़ हुई है। तो उसको लेके वहां पर फिर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई। और उसके बाद मौजूदा स्थिति यह है कि इसमें मौके पे सब भीड़ तितर बितर हो गई है, अपने अपने ठिकाने को चली गई है। पुलिस, एडिशनल पुलिस, वैसे भी कल पुलिस बल काफी इनको उपलब्ध कराया गया था मेरठ को, वो लगा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस बल और दिया गया है, वहां पे गश्त चल रही है और खासतौर पे जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं उनमें विशेष। संबित पात्रा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, आखिर वहां पर पंचायत करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बीजेपी के जो विधायक की गिरफ्तारी हुई है उसी के विरोध में पंचायत का आयोजन किया गया। जो हालात इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग क्या आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज जो हुआ है मेरठ में वो हमें याद दिलाता है जलियांवाला कांड का, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे चैनलों में इसके फुटेज देखे हैं और फुटेज के अंतर्गत और जो न्यूज भी आ रहा है वो यह है कि लगभग 10 से 15,000 लोग महापंचायत के लिए इकट्ठे होते हैं। पुलिस भी वहां मौजूद। जलियांवाला बाग क्यों याद आपको आ गया? क्या आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जमा हुए थे? मैं बता रहा हूँ क्यों याद आ गया, मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। और आप देखेंगे फुटेज हर जगह से जो आ रहा है तो आप भी रो पड़ेंगे, क्योंकि वहां लोग मौजूद है, 15,000 लोग, चारों तरफ से पुलिस घेर के, बिना वार्निंग के, सादे वर्दी में पुलिस, वो भी लोगों के बेस में पुलिस जो है अचानक फायरिंग और लाठीचार्ज शुरू कर देती है, जिसमें लोग मर जाते हैं। और फुटेज में मैंने यह भी देखा है किस प्रकार औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है और गोली चलाई जा रही है। लोग दीवार फांद के जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खेतों में मृत पाए जा रहे हैं। यह जलियांवाला कांड नहीं तो क्या है? अमी याग्निक जी, आपसे मेरा सवाल है, यहां पर जो उपद्रव देखने को मिला, क्या क्यों ना माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है? जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में वहां पर देखने को मिली है, इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन उपद्रवियों पर क्यों नहीं नकेल कस पा रहा है? नहीं, आप जो दृश्य दिखा रहे हैं और जो आज न्यूज आ रही है वो दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि जब भी कुछ लीगल प्रोसीजर्स चलती है, यहाँ तो बीजेपी का कोई नेता के सामने चल रही है, ये पूरा उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसमें भी बाधाएं आ रही है। तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। यू कैन सी दैट यूपी में ये कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी नहीं रहती है। और अपने जो नेता है पैनलिस्ट तरीके, वो कहते हैं जलियांवाला बाग, उसका कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। ही शुड ओन के ये आप
जहाँ जहाँ जाते हैं आप ऐसी ऐसी हरकतें क्यों हो जाती है यहाँ पे? जी, मतलब गुजरात में भी ऐसे ही होता है। तो आप शायद बोल रहे हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार है, वहां पे सपा सरकार है, और अगर आप बोल रही हैं कि सेक्शन 144 लागू है, धारा 144 के बावजूद भी वहां महापंचायत होता है। संगीत आप पार्टी के विधायक, आप बैरिकेड क्यों नहीं लगाए? आपको अगर पता था कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया क्या? लेकिन आपके नेता कार्यकर्ता वहां क्यों जमा हुए? ये कार्यकर्ता है, ये एक समुदाय विशेष के लोग हैं, आप भी जानते हैं कि समुदाय के लोग हैं। नहीं, बीजेपी से क्या लेना देना है? अगर जाट महापंचायत हो रहा है, मुसलमानों का मीटिंग हो रहा है, तो ये समुदाय विशेष कहलाते हैं, ये किसी पार्टी से कोई नहीं। मैं एक विषय पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैरिकेड क्यों नहीं हुआ? यहाँ बैरिकेड क्यों नहीं लगाया गया? इंटेलिजेंस के मार्फत ये मालूम क्यों नहीं पड़ा कि महापंचायत होने वाला है? उन्हें रोका क्यों नहीं गया सड़क पे? उन्हें लाके एक फील्ड में क्यों मारा जा रहा है? प्रदीप जी, क्या राजनीति हो रही है या पुलिस और प्रशासन की नाकामी के तौर पे आप देख रहे हैं? नहीं, दोनों बातें। देखिए, एक बात तो डॉक्टर पात्रा की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, जलियांवाला ऐसी चीजों की तुलना नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो वो फासिस्ट हो गया, कोई पुलिस बर्बरता हो गई तो वो जो है जलियांवाला बाग हो गया। इस तरह के कंपैरिजन से बचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ऐसे माहौल में हर राजनीतिक दल का एक फर्ज होता है कि लोगों को समझाए, बुझाए और रोके। अगर कोई जातीय या आधार पर या समुदाय कोई पंचायत करना चाहता है, इस तरह की मीटिंग करना चाहता है, तो सबको मालूम है कि ऐसे माहौल में स्थितियां और बिगड़ेंगी, तो उससे रोकने की कोशिश होनी चाहिए राजनीतिक दलों की ओर से। एक दूसरा, प्रशासन की ओर से सवाल यह है कि जब वहां इजाजत नहीं थी पंचायत की, तो पंचायत हुई कैसे? तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? अगर प्रशासन को पहले से मालूम था तो उसने इसको, बजाय कि लोग इकट्ठा हो गए, वहां लोग जो कुछ हो रहा था उसके बाद एक्शन लिया। अगर आप वही एक्शन पहले लेते तो लोग इकट्ठा नहीं होते। आपसे मैं समझना चाहूंगा, प्रशासन की नाकामी है या जानबूझकर ये सब कुछ करवाया जा रहा है? क्योंकि क्या सरकार इतनी मजबूर हो जाएगी? 5000 लोग वहां जमा हो जाते हैं, उन्हें क्यों जमा होने दिया गया? मुझे लगता है कि इसमें 2-3 इसके पहलू हैं। खास तौर पर मुझे ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर इतने सारे लोग वहां जमा हुए तो इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हुआ है। लेकिन एक खास बात और भी दिखाई पड़ रही है कि मुजफ्फरनगर में जो 2-3 महापंचायतें हुई और जिसके बाद जिस तरह से दंगा भड़का, लगता है यूपी सरकार ने उस आलोचना के बाद कुछ सबक सीखा और इस पंचायत को रोकने की कोशिश की है। और रोकने की कोशिश में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या ये देश और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की महापंचायतें हो रही हैं, क्या देश इस तरह के भीड़ तंत्र से चलेगा? कल को इसी तरह की एक कोई भीड़ खड़ी हो जाए, और हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में देखा है कई बार कि इस तरह के भीड़ इकट्ठा होकर के पंचायतें करके लड़कियों को और लड़कों को फांसी पर लटका दे रहे हैं, जो एक तरह से आप ऑनर किलिंग के नाम पर जो कुछ होता है वो हमने देखा है। दूसरा, इसी तरह से एक जमाने में राजस्थान में सती के नाम पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और महिला को जला दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कानून का शासन है या भारतीय जनता पार्टी और इस तरह के संगठन इस तरह की पंचायतों को बढ़ावा दे करके उसके पक्ष में खड़ा होकर के, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं संबित पात्रा, ये कह रहे हैं कि वहां पर लोगों को जालियांवाला बाग की तरह से घेर घेर कर मारा गया, ये तो एक तरह से उत्तेजना फैलाने की कोशिश है। ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां पर कितने लोग मारे गए हैं? आप ये कह रहे हैं खेतों में लाशें पड़ी हुई हैं। ये इस तरह की भाषा एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता आप उत्तर सुनिए पहले। आप इस तरह की बात बताइए, प्रशासन का फेलियर नहीं है क्या? आप बताइए क्यों लोगों को एक जगह इकट्ठे होने दिया गया है, जबकि हमने सबक सीखना था। 2-2, 3-3 महापंचायतें पहले भी हुई, उसके बाद जमा हुए हैं वो गिरफ्तारी के खिलाफ ही जमा हुए हैं। देखिए, मैं अभी बयान रूप में बयान सुन के आ रहा हूं कि खेतों से लोग होके आ गए, 5000, 10,000 इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई मुजफ्फरनगर में भी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन जानबूझ के करती है, और मुझे लगता है प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए यूपी में। मैं आऊंगा अमी याज्ञनिक जी आपके पास भी, लेकिन दर्शकों को पहले जरा एक बयान सुनवा दें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसमें अखिलेश सरकार पूरी तरह से फेल है। फ्लाइट में था
मैं अभी उतरा हूँ, अब जैसे मैं अभी जानकारी जैसे मिलेगी तब मैं कुछ बयान कर पाऊंगा। क्या लगता है यूपी सरकार कानून सुव्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है? एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश में है कि तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पर आज इस समय क्या हुआ है मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं प्लेन से उतरा हूं, उसकी जानकारी दे के कर पाऊंगा। पर जिस तरह के वहां मुजफ्फरनगर में भी दंगे हुए थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी स्वयं वहां उन्होंने दौरा भी किया था, और जो हालात वहां थे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय थे। और इस तरह की घटनाओं को पूरे देश में हम समझ सकते हैं रोकने का इस समय प्रयास होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी पर भी इस पे बैठक ली थी, और हमें लगता है कि ये 2014 के लिए इस तरह की उन्माद पूरे देश में बढ़ाने की कोशिश होगी। विकास की बातें कम होगी, यही लोगों का, कुछ लोगों के लिए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट यही रह जाएगा। अमी याग्निक जी, आपने सुना क्या कुछ कहा जा रहा है? 2014 के लिए उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। आपके पार्टी के नेता यहां तक कह चुके हैं कि मैच फिक्स है, बीजेपी और एसपी के नेता ही मिलकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो क्यों नहीं सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप लोग अनुशंसा करते हैं? कि वो तो जब डिटेल में रिपोर्ट वगैरह ली जाएंगी। रिपोर्ट तो गई थी, राज्यपाल की रिपोर्ट गई थी, उसमें बहुत जो भी जी सरकार के खिलाफ तमाम टिप्पणियां पर थी। आप आज की आप अगर बात देखेंगे तो आप अपने पैनलिस्ट को सुन रहे हैं कि जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं जलियांवाला बाग, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? बिल्कुल आप निर्दोष जनता के ऊपर, चाहे वो किसी भी समुदाय की जनता हो, बिना वार्निंग के लाठीचार्ज नहीं कर सकते। आपको जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आपने लगाया है तो प्रशासन क्या सो रही थी? प्रशासन वहां 15,000 लोगों को इकट्ठे होने क्यों दे रही थी? संबित पात्रा जी, अगर प्रशासन की गलती है। आप लोगों को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठे करके उन्हें मार नहीं सकते, चाहे किसी हजारों लोगों को इकट्ठा करके बाबरी मस्जिद आपने जिस तरह से गिरा दी थी, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। कहा है हमने गिराया बाबरी मस्जिद, आप क्यों कह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? हजारों लोगों को इकट्ठा करके आप ले गए थे, आपके नेता वहां पर खड़े थे और आपने उसको करवाया था जिस तरह से कानून का। अपमान मत कीजिए। आपके नेताओं में गिराई गई थी। एक मिनट, संबित पात्रा साहब, ठीक है, एक मिनट, अपने दर्शकों को अपने जी आनंद प्रधान संबित पात्रा साहब, एक मिनट, हम विषयांतर हो रहे हैं। दर्शकों को इस बीच एक जानकारी दे दें कि इस बारे में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता से हमारा संपर्क हो, उनका पक्ष भी हम जाने, चूंकि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता इस मसले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। प्रदीप सिंह जी, ऐसा क्यों है? क्यों ना माना जाए कि मैच फिक्स है वाकई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में? देखिए, जब से 84 कोसी परिक्रमा की योजना विश्व हिंदू परिषद ने घोषित की, उसके लिए अशोक सिंघल मुलायम सिंह यादव से मिले, अखिलेश यादव के साथ की मौजूदगी में जी, तब से ये बात चल रही है कि ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है कि प्रदेश में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए जिससे दोनों का फायदा हो, वोटों का ध्रुवीकरण हो। बिल्कुल। हाँ। लेकिन जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो स्क्रिप्ट के बाहर चला गया, ऐसा लगता है। अच्छा। मुलायम सिंह यादव जहां तक चाहते थे कि जाए और रुक जाए, वहां रुका नहीं, वो उनके हाथ से बाहर चला गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसमें फेल हो गया। एक दूसरी स्थिति इसमें तीसरा पक्ष है, वो है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी केंद्र में सरकार है। उसकी कोशिश ये है कि इन दो की लड़ाई में ये दो फायदा उठाएं न उठाएं, चीका टूटे और हमारे हिस्से में भी कुछ आए। तो आज आप इस स्थिति देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय है वो समाजवादी पार्टी की बजाय कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा खड़ा नजर आ रहा है। इसका फायदा जो है केंद्र सरकार को मिल रहा है। इसकी वजह से केंद्र सरकार जितनी सख्ती से राज्य सरकार से पेश आना चाहिए, जो भूमिका होनी चाहिए, खास तौर से गवर्नर की रिपोर्ट के बाद कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो गई है, कोई एक्शन केंद्र सरकार की ओर से दिखाई नहीं दे। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दे, ताजा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी किस तरह के वहां पर हालात देखने को मिले हैं। देखिए, प्रशासन की जो गाड़ियां थी वहां पर वो तोड़ दी गई, आरएफ जो वहां पर तैनाती की गई आरएफ की, उनकी गाड़ियां जला दी गई। किस तरह से वहां पर भीड़ अनियंत्रित एकदम नजर आई है। बिल्कुल, पुलिस वाले अभी भी भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और इस तरह की घटनाओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अमी याग्निक, कांग्रेस की नेता, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमी याग्निक जी, अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं सूबे में, तो इसके लिए कौन दोषी है और क्या कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी? केंद्र सरकार की भी तो कोई भूमिका होती है ना, लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी सूबे में नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो।
नहीं, राज्य सरकार की है, ये बिल्कुल उनका विषय है कि लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन राज्य सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार की क्यों है? हाँ, तो केंद्र सरकार अभी डेफिनेटली ये जो है उनका दौरा करेगी और उनका रिपोर्ट लेगी और जो भी कार्य बनता है वो स्टेप्स लेंगी। आनंद प्रधान जी, क्या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है? कांग्रेस का ये लचर रवैया क्यों दिख रहा है? नहीं, केंद्र सरकार की भूमिका होती है, पर अगर आज जिस संविधान की दुहाइयां दी जा रही हैं, अगर उस संविधान की हम बात करें तो ये देखा जाता है कि मतलब अब इस तरह के मामलों में आम तौर पर बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहिए। धारा 356 का इस्तेमाल करके मैं तो कम से कम ये नहीं कहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। अगर यही स्थिति, अगर इसी को नजीर माना जाए, नहीं, बर्खास्त सरकार बर्खास्त करने के अलावा भी विकल्प होते हैं केंद्र सरकार के पास। उन उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके विकल्पों पर मैं बात करूंगा, लेकिन संबित पात्रा साहब, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है, बताया जा रहा है कि आप ही के पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, वहां पे जो आपके विधायक की गिरफ्तारी हुई है संगीत सोम की, उनके ये समर्थक हैं। देखिए, यहां बैठ के स्टूडियो में कौन कार्यकर्ता है और कौन जनता है ये बता पाना संभव नहीं है। दूसरा विषय है, मुझे लगता है ऐसा कह देना कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है और वही रिस्पॉन्सिबल है, ये गैर जिम्मेदाराना होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं सुनिए पात्रा साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, जो गिरफ्तारी हुई है संगीत सोम साहब की, आप ही के पार्टी के विधायक हैं या उन्हें भी अब आप नहीं पहचान रहे हैं? नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए, सपा को छोड़ के ये समर्थक है, क्यों ये करेंगे? आप अखिलेश जी पहले सुनिए, सपा को छोड़ के कौन से पार्टी का ऐसे विधायक या सांसद नहीं है जो इस केस में गिरफ्तार नहीं हुआ है? और किस प्रकार से सिलेक्टिव गिरफ्तारियां हुई है पूरा हिंदुस्तान जानता है। रिपोर्ट में कितने लोगों, 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, जिसमें कांग्रेसी भी रहे हैं, सपा भी रहा है, बसपा भी रहा है, मगर आपने सिलेक्टिवली लोगों को गिरफ्तार किया और सिलेक्टिव धाराएं भी लगाई। मगर उसके बावजूद जो भी हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता कर रहा है, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। और जिस मैच हमारे साथ एक बुक्कल नवाब जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बुक्कल नवाब साहब, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ जो भी हो रहा है वो आपके सामने है, और ये जो है दंगाई, यहाँ के कुछ लोग आ गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब सरकार किसकी है, दंगाइयों की, आपकी समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी पार्टी से हम झगड़ा कराएंगे, कुछ कराएंगे, और जो भी मेरठ में हुआ है क्या करेंगे? मुजफ्फरनगर के बाद 144 ऑलरेडी लगा हुआ है। आप हमारी बात पहले सुनिए, आप पूछ रहे तो हमारा जवाब सुन लीजिए। 144 जब वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पर आपको पंचायत करने के मतलब जब इजाजत थी, आप जबरदस्ती मतलब ये गवर्नमेंट से आप जो है क्या प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी होती है कि धारा 144 लगा के छोड़ दे, उसके आगे कोई भूमिका नहीं होती है पुलिस प्रशासन की और सरकार की? संविधान क्यों है, डीएम क्यों है, कानून क्यों है? हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों है? न्यायपालिका क्यों है? अरे ये तो आप बताएंगे ना, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। बुक्कल नवाब साहब, हम बता मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो हमने 144 ऑलरेडी लगा रखा है। जब 144 लगा रखा रहेगा, उसके अंदर जब पंचायत करेंगे और कुछ करेंगे तो हम लोग मतलब उसको एक्शन। अगर इस तरह की तस्वीर लगातार देखने को मिलेगी तो क्यों ना माना जाए कि आपकी सरकार का नियंत्रण अब नहीं है, वहाँ पर दंगाई ज्यादा हो गया है? हमारा नियंत्रण पूरा हमारा नियंत्रण है, हमारा नियंत्रण पूरा है, नियंत्रण किसी भी तरह से कम नहीं है। लेकिन 5000 लोग कैसे जमा हो गए बुक्कल नवाब साहब, इसको कैसे जस्टिफाई आप करेंगे? अरे जस्टिफाई, अब 144 लगा हुआ है, आप जस्टिफाई की बात कर रहे हैं। 144 इसलिए लगाया गया था कि 5000 लोग जमा हो जाए। क्यों वहां पर जमा हो गए इतने लोग, 5000 लोग? अब 5000 लोग जमा हुए हैं, वो तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिया है। और बताइए कि जो भी हो रहा है वो आगे पर हम लोग जो भी है नवाब साहब ये बताइए कि ऐसे ही नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं। और हमें अभी दूसरे पत्रकार आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब ये बताइए कि धारा 144 लगने के बावजूद अगर 5000 लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग प्रशासन में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया? एक्शन जो क्या लिया है, क्या मतलब तुरंत अभी के अभी आप जैसे जिस तरीके से पूछ रहे हैं, और एक्शन जो है इसके ऊपर मतलब बाकायदा सब हम लोग देख रहे हैं बैठ के, और इसके ऊपर पूरा हमारा एक्शन इसके ऊपर लिया जाएगा। और ये जो पंचायतों का सिलसिला है, ये मुजफ्फरनगर साइड में जो है ये इस तरीके से जिस तरीके से चल रहा है, 1 by 1 एक के बाद बुक्कल नवाब साहब, क्या बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थक थे? ये कौन लोग थे जो संगीत सोम बीजेपी के विधायक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, क्या उनके समर्थक थे? ये कौन थे? समर्थक थे क्या? ये बुलाए गए भैया, ये चुनाव आ रहा है, 2014 आया है, इसमें तो ये समर्थक कोई तो होंगे ना, किसी पार्टी के होंगे, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है क्या?
नहीं, इसके अंदर ये उनका तो दंड लिया ही जा रहा है और जो दंडित होगा तो उसको हम दंड देंगे ही। मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये कि आप सीढ़ी बांटिए और सब इस तरीके से कार्य करिए, झगड़ा करवाइए। एक भाई हम लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक दूसरे से कामा रिश्ता है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्पष्ट जवाब आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, शायद आपकी ये मजबूरी है। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? कानून कहां है? जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मुजफ्फरनगर के बाद आज फिर मेरठ में जो घटना घटी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है, उपद्रवी वहां पर बहुत बड़ी संख्या में थे। बताया ही जा रहा है, जो जानकारी अब तक आ रही है उसके मुताबिक जो बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहां पर लोग जमा हुए थे और हल्ला हंगामा एक बार फिर से हुआ है। अमी याग्निक कांग्रेस की नेता हमारे साथ लगातार बनी हुई। अमी जी, आपसे मेरा यह सवाल है, दरअसल वक्त नहीं है इसलिए छोटा सा जवाब दीजिएगा। अगर इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर के वहां की सूबे की सरकार फेल है, तो केंद्र सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या मुलायम आपकी मजबूरी है इसलिए आप लोग खामोश हैं? देखिए, ऐसी बातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बहुत ही सीरियस इश्यू है लॉ एंड ऑर्डर का। मुजफ्फरनगर का हादसा होने के बाद ये दोबारा हो रहा है और ये उसके पीछे का जो बात है वो आपके सामने बहुत ही स्पष्ट है कि जिस एमएलए के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं उनको ये रोक नहीं पा रहे, तो ये डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। पर इनका डेफिनेटली एक रिपोर्ट बनेगा और केंद्र सरकार इस पर डेफिनेटली विचार करके एक्शन जरूर ले सकती है। ठीक है संबित जी, वक्त नहीं है, माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। इस बीच एक जानकारी हमें मिल रही है कि लखनऊ में एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। समाजवादी पार्टी का नेता, यह बताया जा रहा है। सोचिए भला राज्य में क्या हालात हैं कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।